हेलो, हाय एवरीवन। स्वागत आप सभी का। तो पिछली कक्षा में हमने संसद का एक भाग कंप्लीट कर लिया था। संसद के बारे में कुछ देखा था, जिसमें हमने उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा के और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, इनके बारे में कुछ पढ़ा था। तो आज हम आगे की बातचीत करेंगे। तो आगे चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आप बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना वक्त गवाए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संसद में सत्र। संसद में कितने प्रकार के सत्र होते हैं। तो अनुच्छेद 85 में संसद के सत्रों का उल्लेख किया गया। तो सत्र क्या होते हैं? सत्र होते हैं बेसिकली बैठक, एक तरह से बैठक। संसद में बैठकें होती है जिसमें उनके जो हमारे जो देश के कार्य संचालन का काम किया जाता है कि देश को कैसे चलाया जाए। उसमें नए नए जो विधेयक आते हैं, नित नए, उनको लाया जाता है। उसके लिए बैठकें की जाती है। तो सबसे पहले एक शब्द है आहूत करना। आहूत करना क्या होता है? आहूत करना होता है संसद को सत्र को बुलाना। जो बैठक होती है उस बैठक को बुलाने को आहूत करना कहते हैं। तो ये आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। समय समय पर जब भी राष्ट्रपति को लगे, तो मुख्यतः जब इनके सत्र प्रारंभ होते हैं तभी आहूत करता है। ये तो संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति को जब लगे तो वो सत्र को आहूत करेगा। तो दो सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए। यानी जैसे आपका मान लीजिए कि जनवरी में पहला सत्र हुआ है, जनवरी में पहली बैठक हुई है, तो मैक्सिमम आपकी जुलाई में दूसरी बैठक होनी अनिवार्य है, जुलाई में। तो अधिकतम आप एक सत्र के बाद 6 महीने का आप अवकाश ले सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं। 6 महीने के अंतराल में आपको एक बैठक दूसरी करनी होगी। तो आप इस पॉइंट को याद रखना कि अधिकतम दे रखा है, न्यूनतम नहीं। तो अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए। ठीक है, आप साल में कितनी, हर महीने एक बैठक बुला सकते हैं, एक सत्र को बुला सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम, इसका मतलब है कि आपको मिनिमम 2 तो बुलाने पड़ेंगे, न्यूनतम 2 बुलाने पड़ेंगे। वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक, यानी न्यूनतम 2। तो आप इसको याद रखना कि एग्ज़ाम में आपको दे दे कि अधिकतम 2 सत्र, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये अधिकतम 6 माह की जगह आपको दे देगी न्यूनतम 6 माह, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान से देखना। उसके बाद है, आगे देखते हैं। आगे एक शब्द दे रखा है, सामान्यतः 3 बैठकें होती है, यानी 3 प्रकार के सत्र होते हैं। 3 प्रकार के सत्र कौन कौन होते हैं, चलिए देखते हैं। एक सत्र होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून, और तीसरा होता है शीतकालीन। तो क्या ऐसा संविधान में लिखा गया है कि ये बजट सत्र होगा, मानसून सत्र होगा, शीतकालीन सत्र होगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा गया संविधान में। बस इतना लिखा गया है कि अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए और न्यूनतम कम से कम वर्ष में 2 सत्र होने चाहिए। लेकिन इनके बारे में नहीं है। ये संसद में होते हैं सामान्यतः 3 ही बैठकें होती है, 3 सत्र आउट होते हैं। बजट सत्र, ये इनका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इस पहले सत्र में जब वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है तो बजट का, इसमें बजट के ऊपर चर्चाएं होती है। मानसून सत्र क्यों होता है? क्योंकि ये जुलाई में होता है, तो जुलाई के समय मानसून आता है हमारे भारत में, तो उसके लिए इसको मानसून सत्र बोलता है। शीतकालीन सत्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये नवंबर के में होता है, तो नवंबर में हमारे यहाँ भारत में सर्दियों का मौसम होता है, ठंड का मौसम होता है, तो इसलिए इसको शीतकालीन सत्र बोला है। संविधान में इनका कहीं भी उल्लेख नहीं है, ये आपको याद रखना। संविधान में बस इतना लिखा हुआ है, अधिकतम 6 माह और न्यूनतम 2 सत्र होने चाहिए। 3 का उल्लेख नहीं है। आपको कहीं एग्जाम में दे दे कि 3 सत्र होने चाहिए, तो वो आपका गलत हो जाएगा अगर आपने उसको सही कर दिया तो। उसके बाद एक शब्द है स्थगन। तो ये स्थगन क्या होता है? तो बेसिकली जो संसद होती है उसमें कार्य 2 चरणों में होता है। उसका टाइम होता है 11 से 6 बजे का, 11 to 6। संसद में जो काम होता है ऑफिशियल वर्क 11 से 6, चर्चा करने का टाइम 11 से 6 बजे का। उसमें जो पहला एक और होता है 11 से 1 का, 11 से 1 बजे तक। दूसरा होता है 2 से 6 बजे तक। तो ये बस वही सिस्टम है। जैसे जब हमारा 12th तक स्कूल लगता है तो उसमें क्या होता है, 4 पीरियड पहले आते हैं
उसके बाद हाफ सेशन होता है, कुछ देर की छुट्टी होती है, आप उसमें खाना पीना करते हैं अपना। उसके बाद दूसरा सेशन लगता है 4 पीरियड का दूसरा सेशन लगता है। तो वही सिस्टम इसमें है कि 11 से 1 तक का पहला सेशन लगेगा, उसके बाद आपका खाना पीने की छुट्टी होगी, दोपहर के भोजन की, लंच की, उसके बाद 2 से 6 बजे का आपका दूसरा सेशन लगेगा। तो यही है। तो 11 से 1 बजे और 2 से 6 बजे तक इनका जो कार्रवाई का समय होता है, कार्यालय का समय होता है, सदन की कार्रवाई करने का टाइम होता है। तो जब 11 से 1 और 2 से 6 बजे के बीच में कभी भी अध्यक्ष कार्रवाई को रोक दे, बीच में ही रोक दे कि नहीं यहाँ पे कार्रवाई को रोकते हैं, तो उसको बोलते हैं स्थगन। कार्रवाई को रोकना, कार्रवाई को रोकना कहलाता है स्थगन। अनिश्चित काल के लिए स्थगन क्या होता है कि जब अध्यक्ष या सभापति है वो कार्रवाई रोकते हैं, लेकिन वो निश्चित समय के लिए नहीं रोकते। वो ये नहीं बताते कि ठीक है कि हमने कार्रवाई तो रोक दिया, लेकिन अब इसका पुनः प्रारंभ कब करेंगे। निश्चित समय के लिए नहीं, अनिश्चित समय के लिए। यानी स्थगन में तो क्या होता है, वो एक टाइम बताएंगे कि इतने घंटे, इतने दिन या इतने महीने के बाद, इतने सप्ताह के बाद हम फिर से कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। लेकिन अनिश्चित काल में ये ऐसा नहीं होता है। अनिश्चित काल में अध्यक्ष पहले नहीं बताता कि हमने कार्रवाई इतने घंटे के लिए रोकी है, इतने महीने के लिए रोकी है, इतने दिनों के लिए रोकी है, इतने सप्ताह के लिए रोकी है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसमें ये मुख्य अंतर है, समय का अंतर है। सत्रावसान क्या होता है? सत्रावसान होता है बैठक का खत्म होना। जैसे मैंने 3 सत्र बताए थे, बजट सत्र, मानसून सत्र और आपका शीतकालीन सत्र। तो इसमें क्या होगा कि अंतिम बैठक जब होगी तो अंतिम बैठक में अध्यक्ष ये निर्धारित करेगा कि अनिश्चित काल के लिए स्थगन को रोकते हैं हम। अनिश्चित काल के लिए स्थगन वाला प्रस्ताव लाएंगे। वो बोलेंगे कि अनिश्चित काल के लिए सदन की कार्रवाई बंद की जाती है। उसके बाद राष्ट्रपति है वो सदन का सत्रावसान करेंगे, उस सत्र को ख़त्म करेंगे। बजट सत्र जैसे प्रारंभ हो गया, उसके बाद जब अंतिम दिन होगा तो अध्यक्ष जी क्या करेंगे, तो उस सदन की कार्रवाई को रोक देंगे कि यहीं पे इसकी कार्रवाई समाप्त की जाती है। कुछ दिनों के बाद राष्ट्रपति उसको बोल देंगे कि आपका ये सत्र समाप्त माना जाता है। तो यह बात भी याद रखना कि सत्र को समाप्त नहीं करते अध्यक्ष, सिर्फ अनिश्चित काल के लिए स्थगन करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति है वो सत्र को समाप्त करता है। उसके बाद विघटन। विघटन क्या होता है? विघटन होता है मंत्रिपरिषद का समाप्त हो जाना। जो मंत्रिमंडल बना था लोकसभा में, जैसे चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, आम चुनाव के बाद मंत्रिमंडल बना, उस मंत्रिमंडल का भंग हो जाना, उस मंत्रिमंडल का भंग हो गया तो वो विघटन कहलाता है, लोकसभा का विघटन हो जाता है। इसके 2 कारण होते हैं। 2 कारण कौन से होते हैं? पहला कारण तो ये होता है कि जब उनका 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाए। अगर उनके 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया तो लोकसभा का विघटन हो जाएगा या मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा। दूसरा होता है राष्ट्रपति विघटित कर दे। अगर राष्ट्रपति को लगे तो राष्ट्रपति कभी भी 5 वर्ष से पहले भी मंत्रिपरिषद को विघटन कर सकता है, लेकिन वो ऐसे नहीं कि उसके मन में आया तो चलो कि विघटित कर दी, हमें प्रधानमंत्री से कोई बात पसंद नहीं आई तो चलिए इनको विघटन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। बाकायदा इनमें अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव, अनेक प्रकार के प्रस्ताव आते हैं, उनके बाद मंत्रिपरिषद को विघटित किया जाता है। राष्ट्रपति उसके बाद करते हैं विघटित। यह नहीं है कि अपनी मर्जी से करेंगे। जैसे अविश्वास प्रस्ताव आ गया, ये मैं आगे बताऊंगा आपको सब कुछ। तो अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो गया तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। उसके लिए क्या करेंगे? राष्ट्रपति घोषित करेंगे कि इस मंत्रिपरिषद को विघटित की जाती है, इसको समाप्त किया जाता है। विघटन के बाद नई लोकसभा की जो मंत्रिपरिषद है उसका निर्माण होता है, नए चुनाव होते हैं, नई मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। जब लोकसभा विघटित हो जाती है तो इसके सारे कार्य, जैसे इसमें कोई भी विधेयक आया हो, प्रस्ताव आया हो, संकल्प आया हो आदि, जो सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। और जब नई लोकसभा का गठन होता है तो उसमें उन विधेयकों को, उन प्रस्तावों को पुनः लाना अनिवार्य होता है। जब तक वो पुनः नहीं लाएंगे तो वो समाप्त माने जाएंगे। जो कार्य समिति द्वारा जांच के अधीन होते हैं वो समाप्त नहीं होते। जैसे कि लोकसभा में कोई विधेयक आ गया,
उन विधेयकों क्या है कि अनेक समितियों का गठन किया जाता है विधेयक आने के बाद उन पर चर्चा करने के लिए कि इस विधेयक में क्या कमियां हैं, क्या कुछ नहीं है, इसमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या सुधार नहीं करना चाहिए। उसके लिए समितियों का गठन होता है। वो समितियां उन पर चर्चा करती है विस्तार से। अगर वो समितियों के अधीन है, वो अगर समिति जांच कर रही है उस विधेयक की, उस प्रस्ताव की, तो वो समाप्त नहीं माने जाएंगे। लेकिन जैसे ही अगर लोकसभा में कोई प्रस्ताव आया है और आते ही लोकसभा का विघटन हो गया, लोकसभा समाप्त हो गई, तो प्रस्ताव भी समाप्त माने जाएंगे। उसके बाद गणपूर्ति क्या है? गणपूर्ति होती है कि न्यूनतम संख्या उन सदस्यों की जो बैठक के लिए अनिवार्य हो। आप इनके बिना बैठक है वो प्रारंभ नहीं कर सकते। तो ये 10% है। लोकसभा में अगर बैठक में 10% भी सदस्य उपस्थित नहीं होते तो अध्यक्ष को ये पावर होती है, ये शक्ति होती है कि वो लोकसभा की कार्रवाई का स्थगन कर सके, लोकसभा की कार्रवाई को रोक सके। तो गणपूर्ति होती है न्यूनतम बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था में न्यूनतम सदस्य कितने सदस्य उपस्थित होने अनिवार्य है। उसके बाद है सदन में भाषा। तो सदन में बेसिकली हिंदी और इंग्लिश भाषा चलती है, हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन इसके अलावा कोई भी सांसद या कोई भी सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी सदस्य अगर अपनी मातृभाषा में बोलना चाहता है तो उसको मना नहीं किया जाएगा कि आप अपनी मातृभाषा में नहीं बोल सकते। वो अपनी किसी भी भाषा में जो उसको कंफर्टेबल लगे सदस्य उस भाषा में बात कर सकता है सदन में। तो याद रखना। लेम डक सत्र। ये लेम डक सत्र क्या होता है कि लेम डक सत्र होता है कि जैसे जो वर्तमान जो लोकसभा है उसका आज आखिरी सत्र होगा, आज उसका आखिरी दिन है, उसके 5 वर्ष जैसे कंप्लीट हो गए, तो कंप्लीट होने के बाद आखिरी जो शीतकालीन सत्र होगा तो वो सत्र उसका लेम डक सत्र कहलाएगा। और उसमें जो नई निर्वाचित जो लोकसभा होगी, नवनिर्वाचित लोकसभा, उस नवनिर्वाचित लोकसभा में जो पुरानी लोकसभा के जो सदस्य वो अगर जीतते नहीं है, वो चुनकर पुनः नहीं आते, तो उनको लैम डक सदस्य बोला जाता है, उनको लैम डक बोला जाता है। तो लैम डक सत्र किसको बोला जाएगा? लोकसभा की अंतिम बैठक जो अंतिम सत्र होगा उसको लैम डक सत्र। और जो नवनिर्वाचित लोकसभा होगी उसमें चुनकर नहीं आते उनको लैम डक मंत्री या लैम डक सदस्य बोला जाएगा। तो थैंक यू। आज की कक्षा यहीं तक। आगे हम इसमें संसद के बारे में और भी बातचीत करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और बताया करिए कि आपको कैसी लगी। बाय।